न्यू ऑपरेटर हमने किस लिए यूज किया था? रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के लिए वी नीड न्यू ऑपरेटर। करेक्ट। रन टाइम मेमोरी कहाँ पे जाएगी? हीप सेक्शन पे जाएगी। ओके। हीप सेक्शन पे एलोकेट हुई मेमोरी फंक्शन की स्टैक फ्रेम के साथ डिस्ट्रॉय होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डिलीट ऑपरेटर। अब न्यू ऑपरेटर के दो सिंटैक्स भी हमने देखे थे। एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स था और एक पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स था। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पहले इधर कौन था? डेटा टाइप। ओके। उससे पहले न्यू, देन इक्वल टू, और यहाँ पे था पॉइंटर वेरिएबल। करेक्ट। यहाँ पे था पॉइंटर वेरिएबल। समझ गए? अब ये पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या लिखा था? वैल्यू। फिर यहाँ पे क्या था? डेटा टाइप, देन न्यू, और न्यू ऑपरेटर जो भी वापस देगा उसे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देना है। ओके, उसे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देना है। ठीक है। तो ये दो सिंटैक्सेस थे। अब ये जो है ये क्रिएट करेगा मेमोरी फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, और ये क्रिएट करेगा मेमोरी फॉर सिंगल एलिमेंट। करेक्ट। तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए क्रिएट कर रहा है, ये सिंगल एलिमेंट के लिए। दोनों जो है वो हीप सेक्शन पे मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। कहां पे क्रिएट करेंगे? हीप सेक्शन। और एज ए प्रोग्रामर हम कहां पे रहते हैं? ऑन स्टैक सेक्शन। एज ए प्रोग्रामर विल लिव ऑन स्टैक सेक्शन। अब स्टैक सेक्शन से हमें हीप सेक्शन वाली मेमोरी एक्सेस करने के लिए हीप वाली उस मेमोरी का कुछ तो डेटा, कुछ तो इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टैक में अवेलेबल होना जरूरी है। कौन सी इंफॉर्मेशन स्टैक में अवेलेबल हो जाती है? एड्रेस। ओके। अगर एड्रेस होगा तो फिर हम हीप सेक्शन वाली मेमोरी जो है वो स्टैक में एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमारे पास एड्रेस होगा तो। अब ये एड्रेस हमें स्टैक पे देने का काम कौन करेगा? न्यू ऑपरेटर करेगा। ये एड्रेस हमें स्टैक पे देने का काम कौन करेगा? न्यू ऑपरेटर करेगा। और वो एड्रेस जो है वो हम किस में स्टोर करेंगे? पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। वो एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। समझ गए हो? राइट। ओके। सो पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू। पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू। ये सिंगल एलिमेंट, ये मल्टीपल एलिमेंट्स। अब एक बार मल्टीपल एलिमेंट्स मान लो क्रिएट हो गए, से हमने यहाँ पे 4 इंटीजर वैल्यूज क्रिएट कर दी और उनके एड्रेसेस है 1000, 1004, 1008, 1012। 0th एलिमेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और यहाँ स्टैक पे रहेगा अपना पॉइंटर वेरिएबल p। अब न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करेगा और यहाँ से 1000 जो है उसे वापस दे देगा, और ये p जो है इस वाली मेमोरी को रेफर कर देगा। p उस वाली मेमोरी को जो है वो रेफर कर देगा। समझ गए हो? राइट। नाउ यूजिंग p, इफ आई वांट टू एक्सेस दिस मेमोरी, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? पॉइंटर अरिथमेटिक हमें यूज करना पड़ेगा। एंड आई होप एवरीबडी इज फेमिलियर विथ पॉइंटर अरिथमेटिक। फेमिलियर विथ पॉइंटर अरिथमेटिक कळलंय सगळ्यांना हाउ टू यूज पॉइंटर अरिथमेटिक। डन। ओके। तो बस एक स्टेटमेंट बताओ, अगर मुझे यहाँ 10 स्टोर करना है, व्हाट स्टेटमेंट शुड आई राइट? स्टार p plus 1 is equal to 10। और ये वाला डेटा अगर स्कैन करना है, then I have to write C in p plus 2। Everybody familiar with this? Star p plus 1, star p plus 2। इसके साथ अभी तो familiar हो जाना चाहिए। Almost we are doing this from last 2 weeks।
क्लियर हो गया? राइट, ओके। तो अब देखते हैं डिलीट ऑपरेटर। ओके, एक मेमोरी लीक वाली कॉन्सेप्ट भी हमने देखी थी। यू रिमेंबर व्हाट इज मेमोरी लीक? मेमोरी इज ऑक्यूपाइड बट नॉट एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर। तो ऐसी मेमोरी को कहते हैं मेमोरी लीक। और वो कैसे क्रिएट होती है आप समझ रहे हो, ठीक है? रेफरेंसेस पॉइंटर्स अगर बदल गए तो फिर ऐसी मेमोरी लीक्स क्रिएट होने की जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है मैक्सिमम, ठीक है? अब इसके लिए कोड लिख लेते हैं एंड वी विल गो फॉर डिलीट ऑपरेटर। वी हैव इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है इंट स्टार पी, p is equal to new int 4। ओके, और अब सारी मेमोरी जो है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। यूजर से स्कैन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा फॉर i is equal to 0, i less than or equal to 3, i plus plus, and then star p plus I is equal to I plus 1 multiplied by 10, or say I multiplied by 10। हो गया। अब इस इनिशियलाइजेशन की वजह से यहाँ क्या क्या वैल्यू स्टोर होंगी बता सकते हो? 0, 10, 20, 30 आले सगळं इथं पर्यंत 0, 10, 20, 30 कळलं? ओके, कैसे इनिशियलाइज हुआ समझ गए कि नहीं? देखो, फोन आपले बंद करून आत ठेवून टाकले का बघा? नोटबुक आणि फोन दोन्ही सोबत नको आहे। स्विच ऑफ करा, सायलेंट करा, फोन आलेले आपल्याला समजलं नाही पाहिजे। स्मार्ट वॉच वापरणं बंद करा। ओके, 2 तास फोनचा डिस्टर्बन्स आपल्याला नको आहे। तिथून थोडंसं लांब राहा। लेक्चरला यायच्या आधी शक्यतो जेवण टाळा, लेक्चर झाल्यानंतर जेवण करा। तो ये जो लूप है इसने ये इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? लेट्स प्रिंट इट। तो हमने कहा फॉर i is equal to 0, i less than or equal to 3, i plus plus, and then star, okay, what I have to write? Cout। क्या लिखेंगे? cout star p plus I या only p plus I? star p plus I, star p plus I। ओके, समझ गए? अब अपना जो है इस मेमोरी के साथ काम करना खत्म हो गया, तो हमने इनफ काम कर लिया। अब एज ए प्रोग्रामर मैं समझ रहा हूं कि मुझे उस रन टाइम वाली मेमोरी की जरूरत नहीं है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली उस मेमोरी को क्या करना पड़ेगा? फ्री करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय करना, फ्री करना, डिलीट करना सब सेम ही है। एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? हम ओएस को बता रहे हैं ये वाली मेमोरी की अब हमें जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस मेमोरी फॉर सम अदर पर्पस। ये हम ओएस को बता रहे हैं। ओके, तो ये करने के लिए वी हैव टू गो विथ द डिलीट ऑपरेटर। किसके साथ जाना पड़ेगा हमें? डिलीट ऑपरेटर के साथ जाना पड़ेगा। अब डिलीट ऑपरेटर का भी एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या कहता है? देखो, सिंटैक्स कहता है डिलीट एड्रेस ऑफ 0th element of memory to be deleted। ओके, डिलीट एड्रेस ऑफ 0th element of memory to be deleted। ओके, अब इसकी दो वर्जन है। पहला वर्जन कहता है डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट एड्रेस ऑफ 0th element of memory to be deleted, और दूसरा वर्जन कहता है डिलीट कुछ नहीं, डायरेक्टली एड्रेस ऑफ 0th element of memory to be deleted। हो गया, एंड में सेमीकोलन। ओके, डिलीट ऑपरेटर डिमांड्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी टू बी डिलीटेड। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो,
न्यू ऑपरेटर में एक फर्क था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा है या फिर सिंगल एलिमेंट कर रहा है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट करेगा, मल्टीपल एलिमेंट्स, तो फिर हमें डिलीट के कौन से सिंटैक्स के साथ जाना पड़ेगा? फर्स्ट सिंटैक्स के साथ जाना पड़ेगा। जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे तब हम डिलीट यूज करके फर्स्ट सिंटैक्स के साथ जाना पड़ेगा टू फ्री ऑल दोज एलिमेंट्स। और जब हम पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स यूज करके सिंगल एलिमेंट क्रिएट करेंगे तब हम किसके साथ जाएंगे? सेकंड सिंटैक्स के साथ जाएंगे। अगर आपने यहां का वहां यूज कर लिया कि मल्टीपल एलिमेंट्स है लेकिन हम सेकंड सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, ओके, तो फिर आपकी मेमोरी जो है वो प्रॉपर फ्री नहीं हो पाएगी, डिलीट नहीं हो पाएगी। इन दैट केस यू मे गेट गार्बेज आउटपुट्स और योर प्रोग्राम में टर्मिनेट। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? और आपके पास एक ही एलिमेंट है और आप ऊपर वाले सिंटैक्स के साथ जा रहे हो तो काम करेगा, सही काम करेगा। ओके, इन शॉर्ट, देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर if you use wrong syntaxes to free the wrong memory. Okay, तो कंपाइल टाइम एरर नहीं है। एरर कौन सी होगी? रन टाइम, आउटपुट में गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो मोस्टली हमें ख्याल रखना है कि हम कौन सी मेमोरी फ्री कर रहे हैं उसको देखो। If there are multiple elements, you will go with the first syntax, and if there is only one element, you will go with the second syntax. Okay, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, फिर वेरिएशन देखते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अब इस वाली मेमोरी को देखते हैं, पी वाली मेमोरी। ओके, ये हमने सब किया, इसको प्रिंट भी कर दिया। अब यहां पे एज ए प्रोग्रामर मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेमोरी हमने एलोकेट की है, इस मेमोरी के साथ मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका। इस मेमोरी के साथ मेरा काम कंप्लीट हो चुका। अब मुझे क्या करना है? वो मेमोरी फ्री कर देनी है। Then I have to go with what? Delete operator. अब आप बताओ, पहले सिंटैक्स के साथ जाएंगे कि दूसरे सिंटैक्स के साथ? पहले सिंटैक्स के साथ जाएंगे। तो मैंने इधर लिखा डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट। अब आगे क्या कह रहा है? एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ मेमोरी टू बी डिलीटेड। मतलब इसे एड्रेस चाहिए कि वैल्यू चाहिए? एड्रेस चाहिए। तो इस वाली मेमोरी के 0th एलिमेंट का एड्रेस है 1000। क्या है? 1000। और हम लोग कहां पे है? स्टैक पे है कि हीप पे है? एज ए प्रोग्रामर किधर है? स्टैक पे है। अब बताओ, स्टैक पे 1000 आपको कैसे मिलेगा? पी या स्टार पी? पी। स्टार पी से क्या मिलेगा? कंटेंट एट 1000 मिलेगा, दैट इज 0। हमें चाहिए 1000 पी का खुद का कंटेंट है, तो वो कैसे मिलेगा? Writing only name of variable gives us content of its memory. समझ रहे हो नहीं? तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमें क्या लिखना है? P और फिर सेमीकोलन हो गया। क्लियर हुआ? राइट। अब ये जब करोगे, ओके, तो आपका P, अब ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है आपका, उसको भी समझ लो। कई बार डिलीट पी लिखने के बाद बहुत से बच्चे ये समझते हैं डिलीट पी अगदी शब्दशः अर्थ घेतला जातो आणि पी ला डिलीट केलं जातं। पी को डिलीट नहीं करना है। डिलीट पी का मतलब होता है पी जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है उस मेमोरी को डिलीट करो। पी को डिलीट नहीं करना है। वेयर इज पी? स्टैक। मतलब पी की खुद की जो मेमोरी है 8 बाइट वाली, जिसके अंदर 1000 स्टोर है, दिख रहा है ना सबको? पी की खुद की मेमोरी 1000 वाली वो स्टैक पे है। स्टैक वाली मेमोरी को हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाती है। हमें बस डिक्लेयर करना होता है, इंट स्टार पी। तो फंक्शन के साथ क्रिएट भी होगी, फंक्शन के साथ डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं? तो डिलीट पी डजंट मीन डिलीट द मेमोरी ऑफ पी इटसेल्फ। नो, डिलीट पी का मतलब होता है डिलीट दैट मेमोरी which is referred by P, which is situated on heap section. डिलीट यूज करके सिर्फ हीप सेक्शन वाली मेमोरी ही डिलीट होगी, स्टैक वाली मेमोरी डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? सुनो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो। डिलीट यूज करके स्टैक वाली मेमोरी डिलीट क्यों नहीं करने देगा आपका एग्जीक्यूटर या फिर कंपाइलर? हाँ, उसको पता है वो स्टैक वाली मेमोरी है। दूसरी बात,
स्टैक फ्रेम के साथ अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। पिछले 2 दिन से आपको बता रहा हूँ, स्टैक वाली मेमोरी अपने आप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमें उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। समझ गए कि नहीं? ठीक है, इसलिए स्टैक वाली जो मेमोरी है उसे फ्री करने के लिए डिलीट यूज नहीं करना है। डिलीट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, रन टाइम हीप सेक्शन वाली मेमोरी को यूज करेंगे। डिलीट पी, इसका मतलब क्लियर हो गया? क्या है डिलीट पी का मतलब? डिलीट द पी और डिलीट द मेमोरी रेफर्ड बाय पी। मेमोरी रेफर्ड बाय पी, इट डजंट मीन डिलीट पी। क्लियर हो गया नहीं? इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने लिखा है डिलीट पी, तो कौन सी वाली मेमोरी डिलीट होगी, स्टैक वाली या हीप सेक्शन की 1000 वाली मेमोरी? हीप सेक्शन की 1000 वाली मेमोरी जो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? डिलीट ऑपरेटर समझ गए हो? ओके, स्क्रीन नॉट विजिबल। ऑनलाइन वाले स्क्रीन विजिबल है करे? ये किसी ने मैसेज किया है, देखो कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए। अगर किसी का होगा तो देख लो, P इक्वल टू, इसका मुझे भी मतलब नहीं समझ आया, वैल्यू एट P, ऐसा स्टेटमेंट हमने आज तक कभी नहीं लिखा। P इक्वल टू वैल्यू एट P, ऐसा कुछ हमने लिखा है कभी? नेवर। ओके, ये हमने कभी नहीं लिखा। ओके, तो बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो खुद की कॉन्सेप्ट्स मत बनाओ। अगर नहीं पता तो पीछे जाके पढ़ लो, नहीं तो पुराने लेक्चर से रिवाइज कर लो। हमने लिखा है डिलीट पी। यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, पी मतलब राइटिंग ओनली नेम ऑफ वेरिएबल gives us content of its memory, gives us what? Content of its memory। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। तो P इक्वल टू ये वाला अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो बाय राइटिंग ओनली P आपको यहाँ पे मिलेगा 1000। तो ये स्टेटमेंट इंटरनली कुछ इस तरह से होगा, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट 1000, इंटरनली ऐसे होगा। फिर आपका एग्जीक्यूटर क्या करेगा, देखेगा 1000 वाली मेमोरी, 1000 वाली मेमोरी की डिटेल्स एग्जीक्यूटर के पास होती है। ये रन टाइम मेमोरी है और इसने टोटल कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखी है, ये डिटेल्स एग्जीक्यूटर के पास होते हैं। कई बार आपका सवाल होता है कि सर आपने दिया तो सही डिलीट 1000, बट एग्जीक्यूटर को कैसे पता कि 1000 पे जाकर के 4 एलिमेंट वाली मेमोरी डिलीट करनी है? मेमोरी एलोकेट किसने की है? तो जिसने एलोकेट की उसको पता होगा कि नहीं होगा? होगा, उसके पास रिकॉर्ड्स रहते हैं सारे। तो जब कहोगे डिलीट 1000 पे जाएगा, देखेगा कि कितनी एलोकेट की थी, एग्जैक्टली उतनी ही फ्री करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मुझे 2 ही डिलीट करने हैं, 2 को ऐसे रखना है। तो इतना रियल लाइफ के साथ मैच नहीं होता। ओके, की माझ्याकडे एवढं सगळं आहे, 2 भाकऱ्या आहेत, आता एकच खातो आणि एक नंतर ठेवतो। इतना रियल लाइफ के साथ मैच नहीं होगा। अगर आपने 4 एलिमेंट की मेमोरी एलोकेट की है, तो जब डिलीट करोगे 4 ही एलिमेंट्स डिलीट होंगे। फिर हम कई बार ट्राई करते हैं कि ठीक है ऐसा है तो एक काम करते हैं, 4 एलिमेंट को मेमोरी एलोकेट करते हैं और जो सेकंड वाला सिंटैक्स है कौन सा, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके साथ चलते हैं। पहले उसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। फिर हम दोबारा कॉल करेंगे, क्या होगा, दूसरा एलिमेंट डिलीट होगा। फिर हम दोबारा कॉल करेंगे, क्या होगा, रन टाइम एरर मिलेगी और आपका प्रोग्राम सीधे टर्मिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? एक्चुअली दोबारा करोगे तभी होगा। तो इसलिए मैंने रूल क्या बताया आपको, जितना एलोकेट होगा उतना ही एट द सेम टाइम फ्री होगा। इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन नहीं है कि 10 लाख का लोन किया और अब किस्तों में वापस दे रहा है। यहाँ ओएस में ऐसा नहीं होता। अगर 10 लाख का लोन है तो जब दोगे पूरा का पूरा 10 लाख ही वापस देना पड़ेगा। 2-2 करके 5 बार नहीं दे सकते, पूरा का पूरा 10 लाख ही वापस देना पड़ेगा।
समझ रहे हो नहीं? इसलिए एक्चुअली देना पड़ेगा, मतलब ओएस लेगी आपसे, वो आपको पूछेगी नहीं भाई इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो या पूरा दे रहे हो, पूरा वापस लेगी. वसुली प्रचंड रूढ असते. अजिबात नो एक्सक्यूज. डायरेक्ट 4 एलिमेंट म्हणजे 4च एलिमेंट. आधी मध्ये तुम्हाला अजिबात एक्सक्यूज नाही की सर मला थर्ड एलिमेंट ऍक्सेस करायचा आहे, मग थांब, थर्ड एलिमेंट ऍक्सेस कर, मग मेमरी डिलीट कर. समझ रहे हो नहीं? तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया? हम ये नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? 4 एलिमेंट एलोकेट किए और एक 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 डिलीट कर रहे. पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. 4 एलिमेंट एलोकेट किए मतलब डिलीट कितने होंगे? 4 ही डिलीट होंगे. समझ गए? तो फिर हमें डिलीशन वाला जो सिंटैक्स है वो वाइजली यूज करना है बस. इफ वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स, व्हिच सिंटैक्स वी हैव टू यूज? स्क्वायर ब्रैकेट वाला. If we have single element, which syntax we have to use? Parenthesis. Parenthesis है ही नहीं. Without the square bracket वाला syntax हम use करेंगे. समझ गए कि नहीं? ठीक है. कोई भी यूज कर लो, कंपाइलर हैज नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम किधर होगी? आउटपुट में. प्रॉब्लम ऐसे होगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे. वो आपको ये बताएगा नहीं, अरे भाई ये करना था आपने, ये क्या नो प्रोग्राम टर्मिनेट. और जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है वो आपको बताता नहीं है क्यों टर्मिनेट हुआ. आपको समझना होता है कहीं पे तो गलत मेमोरी एक्सेस हुई है जिसकी वजह से प्रोग्राम क्या हुआ? टर्मिनेट हुआ. नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम हैज बीन टर्मिनेटेड? रिटर्न वैल्यू क्या रहती है? नॉन जीरो. प्रोग्राम रन होने के बाद नीचे मैसेज आता है, देखो डॉट 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 लाइंस होती है, उस लाइन के नीचे मैसेज आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड फॉर दोज मेनी सेकंड्स और प्रोग्राम टर्मिनेटेड आफ्टर दोज मेनी सेकंड्स विथ रिटर्न वैल्यू 0 और विथ 0 रिटर्न वैल्यू. वहां अगर रिटर्न वैल्यू 0 नहीं है, अदर देन 0 कुछ है, क्या वैल्यू है ये नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है 0 है या नॉन 0 है. नॉन 0 है मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. बस कंडीशन है यू हैव टू मेंशन रिटर्न 0 इन द प्रोग्राम. नहीं तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद भी रिटर्न वैल्यू क्या रहेगी? नॉन 0 ही रहेगी अगर आपने रिटर्न 0 मेंशन नहीं किया. समझ गए कि नहीं? ठीक है, चलो उसको साइड में रखते हैं. डिलीट ऑपरेटर क्लियर हो गया? ओके. तो मल्टीपल एलिमेंट्स में से पार्शियल मेमोरी फ्री कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. अगर मेमोरी फ्री हुई तो पूरी की पूरी फ्री होगी, नहीं तो मेमोरी फ्री नहीं होगी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीट p? डिलीट द मेमोरी ऑफ p itself और डिलीट द मेमोरी रेफर्ड बाय p? रेफर्ड बाय p. p को डिलीट नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? स्टैक वाली मेमोरी है, स्टैक वाली मेमोरी को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्टैक फ्रेम के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. समझ गए की नाही? पाठीमागे तुमचं काय चाललंय बाबा? खाली मान, पुढे लक्ष राहू दे आपलं. काही लिहायचं नाही आणि फोन चालू असले तर बंद करा ती. चलो ठीक है, तो डिलीट ऑपरेटर जो है वो नोट कर लेते हैं. लिखो नेक्स्ट पॉइंट है डिलीट. ऑनलाइन वाले बघा ऐकलेलं का? डिलीट ऑपरेटर. बर, सी मध्ये आपण काय वापरत होतो बाबा? फ्री फंक्शन यूज कर रहे थे. और इधर क्या है? डिलीट ऑपरेटर. लिखो we use this operator to free runtime memory allocated by new operator. We use this operator to free runtime memory allocated by new operator. Next point, use delete to free memory allocated at runtime only. Use delete to free the memory allocated at runtime only, comma, do not use it to free memory on stack. Do not use it to free memory on stack. To free memory on stack.
नेक्स्ट पॉइंट, सिंटैक्स। सिंटैक्स, और ये दो सिंटैक्सेस लिख लो यहाँ येलो में देखो, फर्स्ट सिंटैक्स, सेकंड सिंटैक्स। delete square bracket address of 0th element of memory to be deleted, delete address of 0th element of memory to be deleted। 0th element मतलब वही अकेला element है, बोले लिखो नीचे। we use first syntax, we use first syntax when we want to delete, when we want to delete set of elements or say multiple elements, when we want to delete set of elements, when we want to delete set of elements। next line पे लिखो, we use second syntax, we use second syntax when we want to delete only one element। देखो आगे, we cannot delete partial memory using delete operator, we cannot delete partial memory using delete operator, we cannot delete partial memory using delete operator। for example अब क्या क्या लिखना है, देखो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये दो स्टेटमेंट्स और ये वाला एक स्टेटमेंट, बस इतना ही लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये पहला वाला लूप लिख लो, पहला लूप लिख लो, त्यात व्हॅल्यूज येणार नाहीत त्याशिवाय, पहला लूप लिख लो और फिर सीधे डिलीट भी, दूसरे लूप की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्राम करके वो टॉप कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना दिमाग चलाओ थोड़ा सा। हो गया? चलेगा? डायग्राम ड्रॉ कीजिए, डायग्राम के नीचे लिखो, in this example when we say delete square bracket of p semicolon, in this example when we say delete square bracket of p semicolon, it means delete the memory on heap section, it means delete the memory on heap section referred by pointer variable p, referred by pointer variable p, and it does not mean delete the memory of p itself,
and it does not mean delete the memory of P itself. Full stop. उसी में कंटिन्यू करो. The memory of P is on stack. The memory of P is on stack, comma, we do not need to delete it. We do not need to delete it. Full stop. Full stop. Memory on stack gets deleted automatically with functions stack frame. Gets deleted automatically with functions stack frame. With functions stack frame. हो गया? ठीक है, तो डिलीट ऑपरेटर क्लियर हो गया सबको. ठीक है, अब चलो सवाल ये है, देखो बघा लिहून झालं का? लिहून झालं नसेल तर जरा कंप्लीट करून घ्या ती नोट्स. आपले कंप्लीट असायला पाहिजे. तर 1 तारीख सांगितलं तुम्हाला नोट्स कंप्लीट ठेवायला. हो गया? देखा? ठीक है, अब देखो ये जो मेन फंक्शन है इसको यहां कंप्लीट कर देते हैं. कंप्लीट हुआ मेन फंक्शन. ठीक है, और अपना ये कोड है. हमने डिलीट भी करने के बाद होगा क्या? P जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है ये मेमोरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी. ये मेमोरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी. ठीक है, नाउ P contains 1000, okay, but the memory at 1000 contains nothing. Memory at 1000 contains nothing. P contains 1000 is a valid address, but the memory at P contains nothing. So, if I write cout star P plus 0, क्या होगा बताओ? हाँ, क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज दे देगा, क्योंकि हमने ये मेमोरी क्या कर दी है? फ्री कर दी है. वी हैव फ्रीड दैट मेमोरी. मतलब वहां कोई कंटेंट है नहीं. ओएस के हिसाब से वो मेमोरी क्या है? फ्री है टू यूज फॉर सम अदर पर्पस. तो अगर उस मेमोरी का कंटेंट एक्सेस करने जाओगे, मैक्सिमम टाइम यू विल गेट द गार्बेज, बट समटाइम्स यू मे गेट करेक्ट वैल्यू. Sometimes you may get correct value. How? Do you remember the concept of free in C? Okay, अब ये होता क्या है? देखो, C वालों को पता होगा. अब जो नए हैं उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि डिलीट करने के बाद भी कंटेंट प्रिंट कैसे हो रहा है. आपने डिलीट तो कर दिया था, बट कभी कभी कंटेंट प्रिंट हो सकता है. अब ये होता कैसे है समझो. तो ये एक टेनेंट वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई थी. रूम पे आप में से कई लोग रेंट पे रूम लेकर रह रहे हो, है कि नहीं? तो ये जो मेमोरी है ये भी मैंने आपको क्या बताई थी? ये भी आपने एज ए लोन ली हुई है, रेंट पे ली हुई है. ये आपको क्या करनी होगी? वापस भी देनी होगी. अब थोड़ा अपना रूम के बारे में सोचते हैं. ओके, मान लो 31 दिसंबर को रात को 12 बजे आपके रूम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है. तो राइट ऑन 12 डू वी लीव द रूम? 12 वाजता संपलं म्हणजे फटाका वाजला की लगेच घरात बाहेर. म्हणजे तयारीतच आहे. आता कधी फटाका वाजते? वाजला की लगेच झोपड्यातनं बाहेर उडी मारली, संपला, रूम सोडली. असं होतंय का? We stay there for some time. At least owner allows us to stay there until we get the next room. या फिर जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते. रिन्यू करने के बाद तो वहीं पे रह सकते हो, लेकिन चलो रिन्यू नहीं करना है तो जब तक दूसरी रूम नहीं मिलती वहीं पे रहते हो. समझ रहे हो नहीं? तो ओनर के हिसाब से उसका फ्लैट तो अभी फ्री है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो वो जब चाहे तब आकर के आपको निकाल सकता है. 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, रात के 4 बजे, दोपहर के 4 बजे, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. राइट? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. तो ये भी मेमोरी का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है.
जब तक आप उसे फ्री नहीं करते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जैसे आपने फ्री कर दिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, बट खत्म होने के बाद इमीडिएटली वो कंटेंट वहां से निकल जाएगा ये जरूरी नहीं है। समटाइम्स कंटेंट जो है उसी मेमोरी में रह जाता है। तो जब तक हम उसको रीयूज नहीं करते या फिर ओएस उसको रीयूज नहीं करती तब तक वो कंटेंट वहीं पे है। तो कई बार एक्सेस करने जाते हो तो वो मिल जाता है आपको। दैट डजंट मीन कि मेमोरी फ्री नहीं हुई। कॉन्सेप्ट पढ़ा लिखा, मेमोरी फ्री होने के बाद हो सकता है कंटेंट वहीं पे है और आपने इमीडिएटली दोबारा एक्सेस करने की कोशिश की तो कभी कभी मिल भी जाता है। बट व्हाट मस्ट बी द करेक्ट टेक्निकल आंसर? अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया डिलीट करने के बाद अगर मैं फिर से उस मेमोरी का कंटेंट एक्सेस करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? गार्बेज ही मिलेगा। ये टेक्निकली करेक्ट आंसर है। उस वही सेम कंटेंट मिलने वाली जो पॉसिबिलिटी है दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं कि हर बार वही हो। क्लियर हो गया? ओके, जब आप ट्राई करोगे मैक्सिमम टाइम गार्बेज ही मिलेगा, लेकिन मान लो चलो कभी सही वैल्यू मिली तो आपको पता होना चाहिए सही वैल्यू क्यों मिली। पढ़ा लेगा सगळ्यांना? ठीक है। व्हाट इज करेक्ट टेक्निकल आंसर? गार्बेज। एक बार डिलीट कर दी फिर उस मेमोरी का कंटेंट आपको एक्सेस नहीं करना है। अगर करोगे यू विल गेट गार्बेज वैल्यू। क्लियर हुआ? तो इस वाले केस में लास्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। समझ गए हो? राइट, ठीक है, डन। तो ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो अपने प्रोग्राम में, वहां स्टेटमेंट ऐड कर दो और वहां आउटपुट में लिखो विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू। विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू। हो गया? ठीक, ओके। नाउ सी कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फिर हमें ये भी सोचना है कि अगर हम ये स्टेटमेंट इधर नहीं लिखते, अगर हम ये स्टेटमेंट इधर नहीं लिखते, ओके, मान लो तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद मान लो इसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अब आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, तो फिर ये जो मेमोरी है जिसे हमने डिलीट नहीं की है, ये वाली मेमोरी हीप सेक्शन पे रहेगी या फिर नहीं रहेगी? क्योंकि मेन खत्म होने के बाद पी जो है ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो स्टैक वाली मेमोरी है। स्टैक वाली मेमोरी फंक्शन के साथ साथ खत्म हो जाती है, तो पी वाली मेमोरी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। अब मैंने डिलीट नहीं किया, प्रोग्राम खत्म हुआ, साथ साथ पी भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो जो हीप सेक्शन वाली मेमोरी है वो मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी या फिर वो वैसे ही ऑक्यूपाइड रहेगी आपकी रैम में? ऑक्यूपाइड रहेगी। नवीन वाले ऑक्यूपाइड रहेगी। नवीन वाले कह रहे हैं यस ऑक्यूपाइड रहेगी। ओल्ड स्टूडेंट्स ऑक्यूपाइड रहेगी। तो ये कह रहे हैं नहीं रहेगी। तो क्या है वो बाद में सोचेंगे। अभी एक दो जरा एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। ये ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर वाले जाते जाते सोचेंगे कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगर मैंने कोई रन टाइम वाली मेमोरी फ्री नहीं की तो वो ऑक्यूपाइड रहेगी या नहीं रहेगी? अगर ऑक्यूपाइड रही तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगे या नहीं होंगे? और अगर ऑक्यूपाइड नहीं रहती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम देन व्हाई डू वी नीड डिलीट ऑपरेटर? क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वैसे भी सारी मेमोरी क्या हो जाएगी? रिकलेक्ट, मतलब फ्री हो जाएगी। ओके, ये सोचेंगे। अभी एक दो चार एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है? बस देखते रहो, लगेच ह्याचं तरी लागू नका. ऐका पहिले. When should we use runtime memory? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको नहीं पता एट द टाइम ऑफ राइटिंग कोड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यूजर पे डिपेंड करते हैं तो फिर हमें रन टाइम मेमोरी यूज करनी चाहिए। पहला रूल था। दूसरा, क्या हम रन टाइम मेमोरी को कंपाइल टाइम मेमोरी से रिप्लेस कर सकते हैं? सोचो सोचो, क्या हम रन टाइम वाली मेमोरी को कंपाइल टाइम वाली मेमोरी से रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब जहां हमें रन टाइम की जरूरत थी वहां मैं कंपाइल टाइम यूज करना चाहता हूं। इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं।
लेकिन जहां कंपाइल टाइम की जरूरत है वहां रन टाइम यूज कर सकते हैं। यस, वहां रन टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा रूल है कंपाइल टाइम जो है कैन बी replaced by runtime, but vice versa not possible. That runtime को compile time से replace नहीं कर सकते. And the third rule, which memory is preferable? compile time memory, क्योंकि वो टाइम कम लेती है और हमें एक्सप्लॉइटर्स लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी, मेमोरी लीक्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जहां पॉसिबल है वहां क्या यूज करना है? कंपाइल टाइम मेमोरी यूज करनी है। लेकिन जहां रन टाइम की ही जरूरत है फिर तो न्यू ऑपरेटर के साथ जाना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। ओके, रन टाइम को कंपाइल टाइम से रिप्लेस नहीं कर सकते, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो तीसरा क्लियर हो गया, कंपाइल टाइम इज प्रेफरेबल ओवर रन टाइम मेमोरी। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन क्या था, देखो, scan n integers from user, store them, print their addition। स्टोर करके क्या करना है? एडिशन प्रिंट कर देनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बस देखते रहो। अब चलो यहां एक चीज तो क्लियर हो गई, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन योर कस्टमर। किस पे डिपेंड करेंगे? कस्टमर पे डिपेंड करेंगे। इसका मतलब कोड लिखते वक्त क्या हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है? नहीं, वी डोंट नो। तो फिर कौन सी मेमोरी के साथ जाना है? रन टाइम वाली मेमोरी। ओके, अब रन टाइम वाली मेमोरी के साथ अगर जा रहे हो तो कोड में पहला स्टेटमेंट जो है वो कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में जरा सोचते हैं। सबसे पहले तो डिक्लेरेशन हो जाएंगे, तो n की एक जरूरत होगी हमें, तो हमने इंट n यहां पे डिक्लेयर कर लिया। अब यहां से आगे सीक्वेंस वाला जो फंडा है वो बहुत से बच्चों का थोड़ा वीक होता है। बहुत से बच्चे इस लॉजिक से काम करते हैं, करेले की सब्जी हमें पसंद नहीं, जैसे ही सामने वो खाना आएगा सबसे पहले करेले को खत्म करना है, फिर आराम से खाना खाएंगे। कड़वी टेस्ट जो है उसको पहले खत्म करेंगे। तो फिर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? p is equal to new int n, और फिर p डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें पता होता है। तो आपके हिसाब से करेले की सब्जी खत्म हो गई, वही डिफिकल्ट था थोड़ा सा। अब जो है सिंपल वाले पार्ट्स आपके शुरू होते हैं। कौन से? सी आउट, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर हम कहेंगे सी इन एन, और फिर नीचे शुरू होगा सी आउट एंटर एलिमेंट्स, फिर स्कैन करोगे, फिर ऑपरेशन करोगे, और फिर प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रॉब्लम हुआ है, ये बात समझ रहे हो क्या? नवीन आलेले काही प्रॉब्लेम झालाय कळते का? नवीन आलेले हा संकेत बाळा काय झालं सांगू शकतो का? विचार तरी करू शकतो ना आपण, हसण्यासारखी गोष्ट नाही बाळा, जरा विचार करायला पाहिजे आपण। काय प्रॉब्लेम झाला? क्वेश्चन आला की मुंडी हलवायची नाही, क्वेश्चन आल्यावर वरती जी दिलंय आपल्याला देवानं ते जर वापरलं पाहिजे। माहिती का तुला? वापरायचं असतंय, वापरा आणि बघा काय होतंय। काय बोल रहे? रेफर नहीं केले, ओके। क्या होगा भाई? फंक्शन तो एक ही है बेटा, मेन फंक्शन। हाँ, फंक्शन एक ही है, मेन फंक्शन। उसके अंदर जो लिखा है उधर एक प्रॉब्लम हुआ है, तो समझ रहे हो क्या? मोए 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 तेरा तो मोए मोए हो गया। तो काय कसं काय करायचं, और हमें
हमें सीखना है सीपी। तो 2 महीने बाद हम सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, और हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें क्या गलती हुई है। पियुष बाळा काय गलती झाली बघा, नाही भाई एक ओल्ड स्टुडंट आहे, त्यांना कळलं ना काय चुकलंय. माझ्याकडे तोंडाकडे बघून कसं कळत बाळा, ते कोड बी बघा. हा बघा कोड बघा जरा. बोल नका. हे समजून घ्या, नवीन स्टुडंट बी काय जुने स्टुडंट बी काय लय छान नाही, तुमच्याबरोबर जरा 2 पावलं पुढे येतं एवढंच काय ते. फक्त कुठल्या गोष्टी की आम्ही ऍडमिशन तुमच्या आधी घेतलं होतं सीला, ह्याच्या पलीकडे काय वेगळं नाही त्यांच्याकडे. हा काही ठराविक टाळकी आहे जी करू शकतात, पण तुमच्यासारखी बी बरीचशी टाळकी आहे अशी, त्यांना काही कळत नसतं अजून तिकडे काय चाललंय, ही अजून सुट्टीतनं बाहेर झालेलं नाही. हा इसका बेटा क्या हुआ, तो ये बस एग्जीक्यूट करना था कोड को, तो समझ जाते कि जब ये एग्जीक्यूट होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, क्या होगी, गार्बेज. वो कहां से लेनी थी, यूजर से. वो हम कौन से स्टेटमेंट में ले रहे हैं, सीन एन. तो ये सीन एन कहां पे लिखना चाहिए था, जिधर एन फर्स्ट टाइम यूज हुआ उससे पहले एन के अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए. अब एन की वैल्यू ली कब अपने, यूज करने के बाद. काम करेगा, नहीं करेगा. रियल लाइफ में भी यही सीक्वेंस होता है. मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था. इफ आई से टेल मी द आंसर ऑफ एडिशन ऑफ 2 integers and then I will give you my 2 integers. Possible? Not possible. What should I do? Give you 2 integers first and then you give me answer of the addition. इधर भी वही है. n इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, n की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए. तो p इक्वल टू न्यू इंट n से पहले हमें क्या लिखना होगा, c in n. किसी भी वेरिएबल का सिंपल सा रूल है, अगर उस वेरिएबल को यूज करना है तो यूज करने से पहले उस वेरिएबल के अंदर वैलिड वैल्यू जानी चाहिए. और ये वाला रूल अगर भूल गए तो फिर ऐसी गलती होती है. ओके, और ऐसी गलती कंपाइलर माफ कर देता है. कंपाइलर हैज नथिंग टू डू विद द सिंटैक्स, सॉरी सीक्वेंस. अगर सिंटैक्टिकली सही है तो कंपाइलर के हिसाब से सीक्वेंस गया बाहर में. सिंटैक्टिकली सही होना चाहिए. व्हाट इज द रूल कंपाइलर के हिसाब से, यूज होने से पहले डिक्लेयर करो, हो गया. यूज होने से पहले क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया. ऑनलाइन वाले ऐकू येते का रे, स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ओके, तो कंपाइलर के हिसाब से ये सब सही है क्योंकि इधर आपका ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ और उससे पहले डिक्लेयर हुआ. बट एग्जीक्यूटर के हिसाब से सही है नहीं है. एग्जीक्यूटर लाइन बाय लाइन आएगा. एग्जीक्यूटर कहेगा p इक्वल टू न्यू इंट n. अब मान लो n के अंदर स्टोर हुआ कोई गार्बेज वैल्यू, तो फिर इतने इंटीजर्स के लिए क्या हो जाएगा, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी. एंड देन यू आर सेइंग सीन n, और उसके बाद जब p आपके इस ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी को रेफर करेगा उसके बाद आप कह रहे हो कि n की वैल्यू यूजर से ले लो और फिर यूजर इसमें देगा 2 या 3. तो ये काम नहीं करेगा. समझ रहे हो नहीं, ये काम नहीं करेगा. हमें ये समझना है सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन. कोई भी वेरिएबल अगर आपको यूज करना है तो यूज होने से पहले उस वेरिएबल में उसकी वैल्यू जानना जरूरी है. क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है. ओके, तो सी इन n हमने जो है वो इससे पहले लिखना है. तो p इक्वल टू न्यू इंट n जो है ये वाला स्टेटमेंट सीन n के बाद आना चाहिए. तो हमने कहा p इक्वल टू न्यू इंट n. अब जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अब मेमोरी में क्या क्या चलेगा वो भी जरा समझते हैं. काय मिस्टेक झाली इथं कळालं का पहा. समोर आल्यानंतर बाळांनो, कोड समोर आल्यानंतर आपण थोडासा विचार करणं त्या कोड वरती गरजेचं आहे.
आपण आता सेकंड इयरला गेलो, मला येतच नाही म्हणून बसला तर तुम्ही मागं पडला. जमलं पाहिजे. इंटरव्ह्यूला जर रन टाइम क्वेश्चन विचारले काय सांगणार त्यांना, माहितच नाही मला. तो एक्सक्यूज नाही करत तिथं. तिथं तुम्हाला हसण्याची, बोलण्याची आणि सांगण्याची अजिबात परमिशन नाही. इफ यू नो आन्सर यू कॅन स्पीक, अदरवाइज गो होम. सिम्पली निर्लज्जासारखं उठून यावं लागतं मग. समजतंय का बाबा? तर आपण आपल्या ऍटिट्यूड मधनं बाहेर या, नाहीतर जीव जाईल बरं का परत. कशी लगा तुम्ही इंजिनिअरिंगला येता काय कळत नाही. सो वी हैव मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में अपने पास कौन है, n, और फिर किसको मेमोरी एलोकेट होगी, p. ओके, अब आगे सी आउट, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. वे तो मान लो कंसीडर करते हैं यूजर ने दिया 3, सी इन n में यूजर ने दिया 3, देन p इक्वल टू न्यू इंटू n. न्यू इंटू n मतलब रन टाइम ये स्टेटमेंट जो है इंटरनली रिप्लेस हो जाएगा. न्यू इंट क्या होगा यहाँ पे 3, और न्यू इंटू 3 करने से हीप सेक्शन पे 3 एलिमेंट्स को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, 0 1 2, और इसका जो 0th एलिमेंट का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ P में स्टोर हो जाएगा, और ये इसको रेफर करेगा. He is referring this memory, right? इनिशियली इसका कंटेंट क्या रहेगा, गार्बेज रहेगा. इनिशियली इसका कंटेंट गार्बेज रहेगा. समझ गए हो, राइट? ओके, अब आगे हमें सबसे पहले ये 3 इंटीजर्स जो है वो स्कैन करने हैं. तो अब नीचे स्कैन करने के लिए एलिमेंट्स कोड लिख लेते हैं. अब मुझे ये बताओ, ये 3 हमने यहाँ पे लिखा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हमें कोड करते वक्त पता थे? नहीं. ये 3 तो हम कंसीडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये 3 हो सकता है. अगर 3 होगा तो कैसे काम करेगा. तो कोड लिखते बाद स्टैक फ्रेम जो है वो एग्जीक्यूशन का इमेजिनेशन होता है. एग्जीक्यूट एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, बट हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर दिस इज इमेजिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन. तो स्टैक फ्रेम कह रही है इफ यू हैव n एलिमेंट्स टू स्कैन इट यू हैव टू गो फॉर i इक्वल टू 0. इन केस ऑफ n एलिमेंट्स व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, n minus 1. So I will say I less than or equal to n minus 1, then I plus plus. I plus plus. Right? और अब हमें लिखना है C in. और हमें ये सारे एलिमेंट्स जो है स्कैन करने हैं. What should be the statement here? Star P plus I. Star P plus I. हो गया. ओके, और यूजर को जो है यहाँ एक मैसेज देते हैं सी आउट एंटर इंटीजर्स. ये आप जितना डिटेल में देना चाहते हो दे सकते हो. एंटर n इंटीजर्स, एंटर n वैल्यूज, और फिर नीचे यूजर जो है आपको वैल्यूज दे देगा. क्लियर हो गया? ठीक है, ओके. अब ये वैल्यूज मिल जाने के बाद मान लेते हैं यहाँ यूजर ने वैल्यूज दी 7 11 5. क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंट देयर एडिशन. ओके, ये सारी वैल्यूज ऐड करके हमें प्रिंट कर देनी है. अब एडिशन कई लोग इसी फॉर लूप में करते हैं, तो हम स्कैन का लूप अलग रखेंगे, कोई प्रोसेस करनी है तो वो वाला लूप अलग रखेंगे, और डेटा प्रिंट करना है तो फिर वो वाला लूप भी हम अलग रखेंगे. ओके, जो 3 पर्पस है, 3 पर्पस के लिए 3 लूप अलग अलग लिखेंगे. राइट? तो एडिशन करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ फॉर i is equal to 0. एडिशन करनी है मतलब सारे एलिमेंट्स हमें एक्सेस करने हैं, तो फिर से एक बार 0 to n minus 1 वाला लूप जो है वो तो चलाना ही पड़ेगा. राइट? अब एडिशन जो करनी है मैंने आपको उससे रूल बताया था. जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एडिशन करनी होती है तो याद रखना सारे एलिमेंट्स एक साथ ऐड नहीं होते. कैसे ऐड होते हैं? 1 by 1 ऐड होते हैं, 1 by 1. तो इधर भी हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट ऐड करना है, और ऐड करने के लिए हमें एक वेरिएबल की भी जरूरत होगी. सम वाला वेरिएबल हमने लिया था, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है. रूल लॉजिक क्या समझना है कि जब आपको कोई काम करना होता है विद सेट ऑफ एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स के साथ एक साथ काम नहीं होता, सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ काम होता है बाय यूजिंग लूप. ये लॉजिक है.
अब इस लॉजिक के हिसाब से 7 जो है सबसे पहले हम सम वाली वेरिएबल में ऐड करेंगे। सो सम इज 0, तो ये 7 और सम इसके एडिशन होके 7 मिलेगा, ये वापस किस में स्टोर करेंगे? सम में। फिर सम और 11 इनकी एडिशन होगी 7 + 11 18, और ये वापस किस में स्टोर करेंगे? सम में। तो हम किस किस की एडिशन कर रहे हैं बताओ? सम की और हाँ, ये 7 11 15 कैसे रेफर होंगे? स्टार p प्लस आई। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये रेफर हुए सम प्लस स्टार p प्लस आई, और ये वापस किसको असाइन होंगे? सम को असाइन होंगे, ये वापस सम को असाइन होंगे। बस ये वाला जो स्टेटमेंट है इधर लूप के अंदर लिख देना है सम इक्वल टू सम प्लस स्टार p प्लस आई, और सम को हमें क्या करना होगा? डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करना होगा 0 को, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करना है 0 को। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद इधर सम को प्रिंट कर देंगे सी आउट सम इज इक्वल टू, और एडिशन इज इक्वल टू सम वेरिएबल। और आपका इस वाली मेमोरी के साथ जो काम है वो काम कंप्लीट हुआ, और एक सम नाम का वेरिएबल यहाँ क्रिएट होगा, उसके अंदर क्या स्टोर होगा बताओ? 23 स्टोर होगा। पहले 0 होगा, फिर 7 होगा, फिर 18 होगा, और फिर 23 होके आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। नाउ बिफोर एग्जिटिंग द मेन फंक्शन, हमने जो मेमोरी उधार पे ली थी न्यू ऑपरेटर यूज करके, उसे हमें क्या करना होगा? वापस करना होगा, ओके, फ्री करना होगा। सो आई हैव टू राइट द स्टेटमेंट टू फ्री द मेमोरी। ओके, क्या स्टेटमेंट लिखना होगा बताओ? डिलीट, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट p, करेक्ट, एंड देन रिटर्न 0, और आपका कोड यहाँ कंप्लीट हुआ। तो ये प्रॉपर मेमोरी एफिशिएंट कोड आपने लिखा, मेमोरी ली, आपने मेमोरी वापस दे दी, और फिर आपका कोड खत्म किया। क्लियर हो सबको? रन टाइम मेमोरी समझ गए हो? राइट, लिखो, क्वेश्चन लिखो और कोड सॉल्व कर लो। क्वेश्चन है आपके सामने, स्कैन इन इंटीजर्स फ्रॉम यूजर, स्टोर देम, प्रिंट देयर एडिशन, और हर कोड के साथ डायग्राम भी होनी चाहिए, हर कोड के साथ डायग्राम होनी चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करा।
चलो ऑनलाईन वाले ऐकू येते का बाबांनो? बघा स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना, ठीक आहे. लिखा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. स्कॅन n integers from user. Scan n integers from user. Store them and find how many times user has given 10. Find how many times user has given 10. करून टाका पटकन. How many times user has given 10? Open the scan. चलो हो गया. ओके सी हियर. क्या करना था हमें? n इंटीजर स्कैन करके n इंटीजर स्कैन करके 5 कितनी बार प्रेजेंट है बस ये ढूंढना था रन टाइम वाले एरे से. ओके सी. सो वी हैव अगेन int main, राइट. और फिर अपने पास दो मेमोरीज हैं, एक है स्टैक और एक है हीप सेक्शन. एक स्टैक है और एक हीप है, ठीक है. अब मेन फंक्शन के अंदर क्वेश्चन कहता है स्कैन n इंटीजर्स फ्रॉम यूजर. तो पहले डिक्लेरेशंस कर लेते हैं. हमें अभी जरूरत है एक n की. ओके तो n हमने डिक्लेयर किया. बेटा हो गया, अभी बंद करो. n जो है ये हमने डिक्लेयर कर दिया. ओके अब सबसे पहला काम क्या करना है? देखो मेमोरी एलोकेट करेंगे या n की वैल्यू यूजर से लेंगे? n की वैल्यू लेनी पड़ेगी यूजर से. ओके सो आई विल से सी आउट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आई विल से सी इन n. तो स्टैक पे अपने पास एक n है और मान लो n की वैल्यू यूजर ने अभी दे दी 5. तो यहां तक आपका कोड अभी एग्जीक्यूट हो चुका. स्टैक पे n के अंदर 5 स्टोर हुआ. अब n के अंदर 5 स्टोर हुआ, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्कैन एलिमेंट्स और एलोकेट द मेमोरी. एलोकेट द मेमोरी. ओके मेमोरी हमें पहले एलोकेट करनी पड़ेगी, राइट. तो 5 इंटीजर्स स्टोर करने के लिए देखो हमारे पास कहीं भी मेमोरी एलोकेटेड नहीं है. ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये मेमोरी हम पहले एलोकेट करेंगे, फिर वो 5 इंटीजर्स उनमें स्टोर कर देंगे. ओके तो पहले हमें मेमोरी एलोकेट करनी है. मेमोरी बहुत जरूरी है.
मैं आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे बता रहा हूँ, जब भी कोड करोगे सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, मेमोरी के बारे में सोचना है। फिर उसके अंदर भी आपको ये सोचना है कौन सी मेमोरी हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाई है। कौन सी मेमोरी सिंपल वैल्यू स्टोर करेगी, कौन सी मेमोरी एड्रेस वैल्यू स्टोर करेगी, कौन सी मेमोरी सिंपल वेरिएबल वाली मेमोरी है, कौन सी मेमोरी पॉइंटर वेरिएबल वाली मेमोरी है। ये वाली बातें हमें समझनी है। ओके, अकॉर्डिंगली अपना कोड लिखना है। तो फिर हमें सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करनी होगी। तो मैंने लिखा न्यू इंट हाउ मेनी इंटीजर्स n। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n इंटीजर्स के लिए n की वैल्यू अभी 5 हमने कंसीडर की है, तो n इंटीजर्स के लिए यहां मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एंड द एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट जो है वो आपको वापस दिया जाएगा। अब ये एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं हमने लिया इस बार एक ptr नाम का वेरिएबल। Now what should be the declaration of ptr? Int star ptr. I hope you remember the rule. ये वाला डेटा टाइप और ये वाला डेटा टाइप दोनों क्या चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो ptr इक्वल टू न्यू इंट n यहां हमने डिक्लेयर कर लिया। अब आगे वी हैव ptr और ptr वाली इस मेमोरी में स्टोर होगा 1000 और ये भाई साहब इस मेमोरी को रेफर करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूजर से एलिमेंट्स लेने होंगे, मतलब स्कैन करने होंगे। ओके, तो मैं यूजर को पहले मैसेज दूंगा सी आउट। सीक्वेंस क्लियर हो रहा है सबको, राइट? ओके, सी आउट एंटर एलिमेंट्स। ओके, and then we will go for I is equal to 0. Again I less than or equal to 4 लिखना चाहिए कि n minus 1? n minus 1। n की वैल्यू 5 ये हमने इमेजिन किया हुआ है। What is stack frame? Stack frame या फिर ये जो मेमोरी डायग्राम है, it is imagination of execution while writing the code। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जीक्यूशन होता है मेमोरी में, नो एनी चेंज। ये एक्चुअली मेमोरी में क्रिएट होती है सारी मेमोरीज। ओके, तो ये इमेजिन करके हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सो i इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 i प्लस प्लस डन। और फिर इधर होगा सी इन, हाँ क्या रहेगा बताओ, यस स्टार p प्लस i ptr प्लस है। ओके, अभी हमने ptr लिया हुआ है, ptr प्लस i डन। और मान लेते हैं चलो यहाँ यूजर ने वैल्यूज दी 25355 और हमें क्या काउंट करना है, 5 कितनी बार प्रेजेंट है बस ये काउंट करना है। अब ये काउंट करने के लिए हमें पूरा का पूरा लूप जो है उसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा या नहीं, करना पड़ेगा। पूरा लूप ट्रैवर्स करना है क्योंकि हमें occurrences of 5 काउंट करने हैं। So I have to traverse whole loop। So I will go for I is equal to 0, again I is less than equal to n minus 1 I plus plus। तो इधर अपना लूप ट्रैवर्स हो जाएगा। अब अंदर हमें क्या करना है, अपने एरे की हर एक वैल्यू 5 के साथ कंपेयर करनी है। Now how should I refer every value of your array? ये जो रन टाइम वाली मेमोरी है इसकी हर एक वैल्यू हमें रेफर करनी है। व्हाट स्टेटमेंट शुड आई राइट, स्टार ptr प्लस i। समझ रहे हो नहीं? नहीं, बस एलिमेंट एक्सेस करना है, कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ एक्सेस करना है। स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्टार ptr प्लस i, स्टार ptr प्लस i। सिलेक्ट को सिलेक्ट लिखना पड़ता होगा। थोड़ी देर पहले तक अपने पास p प्लस i था, अभी पॉइंटर का नाम बदल दिया बट कॉन्सेप्ट फिर से वही है, स्टार पॉइंटर वेरिएबल प्लस i, पॉइंटर अरिथमेटिक आले दस अगली तक। एनीबॉडी स्टार ptr प्लस i अभी भी समझ नहीं आ रहा? लेक्चर सगळे अवेलेबल आहेत, बघण्याचे कष्ट घ्या। नसेल घेणार तर मी आत्ताच घेऊन देतो, क्लास ऑब्जेक्ट पर्यंत तुम्ही क्लास सोडून द्या।
लेक्चर मी त्यासाठी ठेवलेली आहे, तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुमचे डाउट्स क्लियर करता यावेत. और अगर ये नहीं किया आपने तो आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप छोड़ दोगे पक्का. नाही सोडलं तर इथे येऊन झोपायचं मग. दोनपैकी एक गोष्ट होईल. काही जणांचं असते पैसे दिले तर जाऊन बसतो तरी, एसी लावलं तर थोडं बसून घेईल, नाही लावलं तर झोपतो. तो ये मैक्सिमम हो सकता है. और अभी टाइम है अपने पास तो कर सकते आराम से, कोई टेंशन नहीं. एक बार हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट शुरू कर देंगे फिर आपके पास टाइम नहीं होगा. फिर आप बाकी लोगों को देखोगे दे आर डूइंग प्रोग्राम्स और आपको प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहना पड़ेगा क्योंकि आपसे कुछ हो नहीं रहा. तर ह्या सिच्युएशनला आपण जाऊ नये याची जरा काळजी घ्या, नाहीतर जरा जड जाईल प्रॉब्लेम. इतना भी सिंपल नहीं है C++. चलो ठीक है. सो स्टार ptr प्लस आई यूज करके हम ith एलिमेंट को रेफर करेंगे और उसे कंपेयर करना है किसके साथ, 5 के साथ, और ये इफ के अंदर रहेगा. अब हमें क्या चाहिए, कितनी बार प्रेजेंट है 5, इसको थोड़ा लॉजिकली भी समझो. कितनी बार प्रेजेंट है इसका मतलब वो काउंट चाहिए हमें. तो जब जब 5 मिलेगा तब तक काउंट क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए. ये लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं. जब जब 5 मिलेगा तब तब जो है काउंट प्लस प्लस होना चाहिए. अब काउंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा. चलो डिक्लेयर कर लेते हैं. मैंने कहा इंट काउंट और इनिशियलाइज क्या करेंगे, कोई भी काउंटर इनिशियली 0 ही रहेगा. रियल लाइफ वाली कॉन्सेप्ट है. ओके. अगर मैंने आपसे कहा काउंट द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ S, तो फिर आप क्या करते हो, जैसे स्टूडेंट मिला ओके 1, दूसरा स्टूडेंट मिला 2, फिर तीसरा मिला 3, तो इंटरनली दिमाग में क्या चल रहा है, काउंटर चल रहा है. बस इस काउंटर को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है. 1 2 3 स्टोर करने के लिए भी नीड वेरिएबल. तो जैसे अपनी मतलब की वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे. 1 से इंक्रीज करने के लिए ऑपरेटर्स हैं अपने पास. यू कैन से काउंट प्लस प्लस और यू कैन गो फॉर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. ये कर सकते हो राइट. रियल लाइफ के साथ थोड़ा मैच करने की कोशिश करो. और ये लूप खत्म होने के बाद इधर क्या कहेंगे, सी आउट टोटल इज इक्वल टू प्लस प्लस 9 काउंट मजीद जावा घुसते. और फिर एंड में सब कुछ खत्म होने के बाद क्या करना है, जो मेमोरी ली थी उसको वापस कर देना है. समझ रहे हो कि नहीं. तो क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बताओ, डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट देंगे कि नहीं देंगे, देंगे. एंड देन ptr हो गया, रिटर्न 0, बात खत्म. समझ गए. ठीक है. अब फिर से एक बार एक रूल बता दो आपको. कोड लिखने से पहले किसके बारे में सोचना है, मेमोरी. When you want to scan elements from user, सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे, मेमोरी. यूजर जो वैल्यूज देने वाला है वो स्टोर करने के लिए अपने डायग्राम में मेमोरी है कि नहीं, इसके बारे में सोचना है. क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ गए. कोड लिहिलंय बघा सगळ्यांनी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए. देखो क्वेश्चन लेसन ले रहा है. क्वेश्चन कह रहा है एक मेन फंक्शन आपको दिया हुआ है, रिमेनिंग कोड आपको कंप्लीट करना है. ओके. आई हैव इंट स्टार p. रिमेनिंग कोड कंप्लीट करना है बाय अप्लाइंग फॉलोइंग कंडीशंस. पहली कंडीशन है यू कांट डिक्लेयर योर ओन वेरिएबल. ओके. जो दिया है उतना ही यूज कर सकते हो. तो अभी कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, p. अब आप खुद का वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. और आपको करना है स्कैन टू इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देम. कर लो. स्कैन टू इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देम. वेरिएबल्स खुद के डिक्लेयर नहीं कर सकते. यू कांट से इंट a इंट b. रॉन्ग. आपको दिया है सिर्फ p.
सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे? मेमोरी। यस। पहली तो मेमोरी ड्रॉ करा, फिर सोचो कैसे स्कैन करना है, कैसे प्रिंट करना है। फॉरेन आई वेरिएबल डिक्लेअर करायला आई कुठून आलं मग? पहिली कंडिशन काय आहे? आई कुठून आला? 0 मार्क्स. आई नको आहे आपल्याला. मागं जसं केलंय तसं पुढे करायचा प्रयत्न नसतो करायचा पडतो. मेमोरी सोचो, मेमोरी. पिछला कोड क्या था? ये था. ओके, अब 2 इंटीजर कहा है तो 5 को हटा के 2 लिख देते हैं. नहीं, थिंक अबाउट द मेमोरी. और आई जो है वो तो हमें यूज करना ही नहीं है. विचार करा जरा, चुकलं तर चुकू दे की, सांगतोय ना मी. अभी यूज किया है फॉर आई तो भी ठीक है, बट वो क्वेश्चन के साथ नहीं जा रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिंटैक्टिकली रॉन्ग हो, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ नहीं जा रहा. यूज किया कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत किसको है? जिसने क्वेश्चन दिया उसे दिक्कत है. वो कहेगा आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? कांट डिक्लेयर योर ओन वेरिएबल. आई इज योर ओन वेरिएबल. तो आपने क्वेश्चन का रूल वायलेट किया. कंपाइलर इज एब्सोल्युटली फाइन विद आई, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, चलो देखो अभी. सी हियर तो हमने लिखा इंट स्टार पी एंड वी हैव दिस पी. अब पहला सवाल ये है, बाळांनो इकडे लक्ष द्या, रिलाइज बंद करा. पहला सवाल ये है कि हमारे पास 2 इंटीजर स्टोर करने के लिए मेमोरी अवेलेबल है या नहीं. सामने आपको दिख रही है मेमोरी. क्या है आपके पास? एज ए मेमोरी आपके पास क्या है? पी. अब पी के पास जो मेमोरी है उसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हो? एड्रेस. तो इंटीजर स्टोर करने के लिए मेमोरी है क्या? नहीं है. नहीं है, कहीं नहीं दिख रही. दिया सिर्फ पी है, तो आपके पास इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी ही नहीं है. इसका मतलब ये रहा, यू कैनॉट गो विथ द सी इन वाला स्टेटमेंट. सी इन वाले स्टेटमेंट के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास पी के अंदर क्या स्टोर है? गार्बेज. अगर आपने लिखा, देखो हमें क्या पता होता है कि पॉइंटर पी यूज करके अगर मेमोरी का डेटा स्कैन करना है तो वी गो विथ द सिंटैक्स स्टार पी प्लस आई. अब कुछ लोगों का दिमाग चलता है 2 इंटीजर मतलब स्टार पी प्लस 0 एंड स्टार पी प्लस 1. यहां तक भी सही चला. और फिर मान लो अगर आपने लिखा सी इन स्टार पी प्लस 0 स्टार पी प्लस 1, क्या होगा बताओ? 2 इंटीजर स्कैन होंगे? नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? मेमोरी एलोकेटेड नहीं है. When you try to go with star p plus 0, what is inside the p? What is the content of p? Garbage. Garbage, not address. क्या है content?
गार्बेज। और अब होगा क्या देखो, स्टार पी प्लस जीरो कैसे इवैल्यूएट होता है आपको पता है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, कंटेंट एट पी इज गार्बेज, तो पी प्लस जीरो भी क्या हुआ, गार्बेज, तो ये हुआ कंटेंट एट गार्बेज एड्रेस, और गार्बेज एड्रेस एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, गार्बेज एड्रेस एक्सेस करने की परमिशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आप गार्बेज मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, क्लियर हो गया नहीं, गार्बेज मेमोरी एक्सेस हो रही है। ओके, तो हम डायरेक्टली सीन वाले स्टेटमेंट को नहीं जा सकते, सीन वाले स्टेटमेंट से पहले दो इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट होना जरूरी है, दो इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए, मेमोरी एलोकेट होना जरूरी है। अब ये दो इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट करने के दो ऑप्शन है आपके पास, देखो पहला ऑप्शन है यू कैन गो विथ इंट a कॉमा b, ये सिंटैक्टिकली वैलिड है, बट क्वेश्चन क्या कहता है, कांट डिक्लेयर योर ओन वेरिएबल्स, इसलिए a और b डिक्लेयर करने वाला ऑप्शन तो गया, समझ गए। तो ये कंपाइल टाइम वाली मेमोरी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां कंपाइल टाइम वाली मेमोरी आती है वहां वेरिएबल्स आते हैं, अपने खुद के वेरिएबल्स, समझ गए नहीं, हमने देखा है कंपाइल टाइम वाली मेमोरी को नाम होते हैं, नाम मतलब वेरिएबल्स है, और क्वेश्चन कहता है खुद के वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम ए और बी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब बिना नाम की कौन सी मेमोरी होती है फिर, बस वही है रन टाइम वाली मेमोरी, रन टाइम वाली मेमोरी। अब दो इंटीजर के लिए अगर मुझे रन टाइम मेमोरी एलोकेट करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, न्यू इंट 2, अब दो इंटीजर के लिए इधर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और इसके 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है 1000 वो आपको वापस दिया जाएगा न्यू ऑपरेटर से। ये कहां पे स्टोर करोगे आप बताओ, कहां पे स्टोर करेंगे, पी के अंदर स्टोर करोगे, ये आप स्टोर करोगे पी के अंदर, ओके, सो दैट 1000 विल गेट स्टोर्ड इनसाइड पी, और आपका पी इस मेमोरी को रेफर करेगा। अब सोचो, डू वी हैव मेमोरी to store two integer values? Yes. अब अपने पास मेमोरी है। Now can I write C in star p plus 0 star p plus 1? Yes, क्योंकि वो अब वैलिड मेमोरी को रेफर करेंगे, वो अब किसको रेफर करेंगे, वैलिड मेमोरी को रेफर करेंगे। ओके, तो अब आगे का ये जो स्टेटमेंट है C in star p plus 0 p plus 1 ये वैलिड होगा, और फिर हम कहेंगे सी आउट। अब एडिशन करनी है, एडिशन करने के लिए फिर आप सोचते हो कि एडिशन के लिए सम वाला वेरिएबल चाहिए, ऐड वाला वेरिएबल चाहिए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या लिखेंगे, सी आउट स्टार पी प्लस 0 प्लस स्टार पी प्लस 1, स्टार पी प्लस 0 स्टार पी प्लस 1, समझ गए हो, राइट, ओके, और आपकी एडिशन यहां प्रिंट हो जाएगी, क्लियर हुआ। विदाउट दिस स्टेटमेंट न्यू इंट 2, अगर हम सी इन लिखने जाएंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट क्यों होगा, ये वाली बात क्लियर हो गई, प्रोग्राम टर्मिनेट क्यों होगा, समझ गए हो, राइट। कोड लिखा, कोड लिखा, तो देखो वहां पे इसको नाम दे दो स्टेटमेंट 1, इधर लिखो स्टेटमेंट 1, लिखो उसके राइट साइड में, if we run this code without statement 1, statement 1 किसको कहा है देख लो एक बार, statement 1 किसको कहा देखो, p equal to new int 2 जो है वो है statement 1, if we run this code without the statement 1 comma we will access गार्बेज मेमोरी एट स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 भी देख लो, वी विल एक्सेस गार्बेज मेमोरी एट स्टेटमेंट 2, हेंस
At statement 2, answer, at statement 2, program execution will terminate. Program execution will terminate. To avoid this termination, we always have to think about the memory. We always have to think about the memory before scanning the data from user. Before scanning the data from user. Before scanning data from user. हो गया? ठीक है? कळलं का बघा काय झालं? लिखो आगे. Scan n fraction values. Scan n fraction values from user. Scan n fraction values from user. Count how many of them are greater than 10. Count how many of them are greater than 10. कर लो. n फ्रैक्शन वैल्यू मतलब अभी डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे? फ्लोट. पॉइंटर के डिक्लेरेशन में भी और न्यू के सिंटैक्स में भी. तो n का डेटा टाइप क्या होगा? ये इंटी होगा गधों, फ्लोट नहीं होगा. नंबर ऑफ इंटी एलिमेंट्स है. n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. वो इंटीजर ही रहता है. चलो हो गया. n फ्रैक्शन वैल्यूज. अब क्या क्या फ्रैक्शन होना चाहिए? लॉजिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करो. किस किस को फ्रैक्शन करेंगे? चलो देखो. सी हियर वी हैव मेन फंक्शन. अब यूजर से हमें n फ्रैक्शन वैल्यूज लेनी है. तो n जो है ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा बताओ? ये कभी फ्रैक्शन नहीं होगा. हम ये कहेंगे 5 फ्रैक्शन वैल्यू स्कैन करो, 8 फ्रैक्शन वैल्यू स्कैन करो, 10 फ्रैक्शन वैल्यू स्कैन करो. हम ये नहीं कहेंगे 5.4 फ्रैक्शन वैल्यू स्कैन करो. नॉट पॉसिबल. इसका मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी? इंटीजर रहेगी. सो व्हाट शुड बी द डिक्लेरेशन ऑफ n?
इंट n, ये डिक्लेरेशन रहेगा इंट n। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा सी आउट, यूजर से n की वैल्यू जो है वो स्कैन कर लेंगे। ओके, सो वी हैव n ऑन द स्टैक और इधर रहेगा आपका हीप। तो यूजर को मैसेज दिया एंटर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, एंटर नंबर ऑफ फ्रैक्शन। बेटा आपको पता नहीं है शायद, बट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको लिखना नहीं है। सी इन n और n की वैल्यू यूजर ने दे दी 4, मान लो वैल्यू ऑफ n इज 4। इसका मतलब हमें यूजर से 4 फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो स्कैन करनी है। अब पहले ये सोचो, वो n फ्रैक्शन वैल्यूज स्टोर करने के लिए डू वी हैव मेमोरी? अभी जितना कोड हमने लिखा है उसके हिसाब से डू वी हैव मेमोरी? नो। तो डेटा स्कैन करने से पहले हमें क्या करना होगा? उन n वैल्यूज के लिए मेमोरी एलोकेट करनी होगी। इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग यू नीड मेमोरी। तो यूजर से स्कैन करना है मतलब यूजर से लेकर स्टोर करना है, और स्टोर करने से पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? मेमोरी होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? मेमोरी एलोकेशन या फिर डेटा स्कैन करेंगे? मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए, और मेमोरी एलोकेशन के बाद हम डेटा स्कैन करेंगे। ओके, ठीक है। सो सी इन n एंड आई विल से न्यू। नाउ व्हाट शुड बी द डेटा टाइप? अब क्या होना चाहिए? फ्लोट, या फिर दूसरा भी एक है, कौन सा? डबल भी यूज कर सकते हो, बट लेट्स गो विथ फ्लोट। सो न्यू फ्लोट एंड हाउ मेनी फ्रैक्शन वैल्यूज? n। तो ये n फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए यहां देखो 4 फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए मेमोरी क्रिएट हुई, और इसके 0th एलिमेंट का जो एड्रेस है वो हमें वापस मिलेगा। वो चलो हम स्टोर कर लेते हैं किसी pf वाले पॉइंटर में, से पॉइंटर टू फ्लोट, और इधर स्टोर होगा 1000, और ये भाई साहब इस रन टाइम वाली मेमोरी को रेफर करेंगे। तो ये हमने स्टोर किया pf में। नाउ व्हाट शुड बी द डिक्लेरेशन ऑफ pf? float star pf, correct. पोस्ट लेवल से गणित पर्यंत the declaration must be float star pf। समझ गए हो? राइट। तो pf इज रेफरिंग दिस मेमोरी। तो सबसे पहले अब हमें ये डेटा जो है इसको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के लिए हमने लिखा यहाँ फिर से फॉर, अब i मुझे यूज करना है। What should be the data type of I? Int, क्योंकि I as an index काम करने वाला है। I कैसे काम करेगा? As an index। ओके, तो मैंने कहा I is equal to 0। अब इधर एक बात समझो, बहुत से बच्चों का भी मैंने देखा, कुछ लोगों ने ये लिखा हुआ है for int I is equal to 0। Don't use this syntax। for के अंदर ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना है। Always declare variable outside the loop। समझ गए कि नहीं? कुछ कंपाइलर्स जो है इस तरह का डिक्लेरेशन अलाउड नहीं करते। बेसिकली सीसीपीपी में ये डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। विजुअल स्टूडियो में शायद ये वाले डिक्लेरेशन अलाउड हो जाएंगे, बट हम क्या यूज कर रहे हैं? डेव C++, दूसरा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। ओके, तो डेव सीपीपी में ये वाले सिंटैक्स अलाउड नहीं है। तो आपको ये i जो है आउट ऑफ लूप ही डिक्लेयर करना होगा। सो i इज इक्वल टू 0, I should be less than n, I plus plus, और फिर C in %d या %f क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? कुछ नहीं, क्या लिखना है? सीधे स्टार pf plus I। फॉर्मेट स्पेसिफायर कहां पे यूज कर रहे थे? scanf में। C बनेगा 2 scanf में। scanf is valid in CPP also। तो C in star pf plus I, और ये स्कैन हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू सारी स्टोर हो जाएंगी, से 2.9, 6.8, 7.2, 3.5। कौन सी वैल्यूज काउंट करनी है? विच आर ग्रेटर देन 10। ओके, तो इसको 17 कर देते हैं, इसको 16 कर देते हैं। डन। तो अब हमें है ये वैल्यू स्कैन करनी है जो ग्रेटर देन 10 है। ग्रेटर देन 10 कितनी वैल्यूज है? इसके लिए हमें फिर से एक बार पूरा का पूरा एरे जो है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। Does that mean I have to write loop again?
लिखना पड़ेगा। स्कैन वाला लूप हमेशा अलग रखेंगे, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट वाला लूप अलग रखेंगे, और प्रोसेस वाला लूप जो है उसे अलग रखेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, डन। तो हमने लिखा फॉर सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, सो i इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 i प्लस प्लस। सारे एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। नाउ टू एक्सेस एवरी एलिमेंट I have to go with star pf plus I करना उसे गणित बनेगा। अगर नहीं समझ रहा तो ड्यूरिंग द लेक्चर आप अपना डाउट नोट कर सकते हो, आफ्टर लेक्चर पूछ सकते हो, डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मेक श्योर कि यहाँ से जाते वक्त लेक्चर में जो भी हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। जितना स्किप करते जाओगे, कल देखूंगा, घर जाके पढ़ूंगा, लेक्चर यूट्यूब पे आएगा तो देख लूंगा, नहीं होगा। आपल्यापैकी बरीच लोक आता या सिच्युएशनला आहेत, कंटिन्यू करायचं का नाही करायचं, क्योंकि पीछे के जो तकरीबन 12-15 लेक्चर्स हैं, जसा जसा काउंट वाढतोय तसा तसा आमचा इंटरेस्ट कमी व्हायला लागलाय। 10 लेक्चर कधी बघायचे, बरं उद्या बघूया, तेवढ्यात अजून निघालं 2 तासाचं, आता कधी बघायचं आता लेक्चर, तेवढ्यात अजून निघालं, असे करत करत झाली 16-17 लेक्चर, तोपर्यंत आमचा इंटरेस्ट गेला। तर काल तुम्हाला सुट्टी तेवढ्यासाठी दिली होती की आपलं एक दिवस इन्व्हेस्ट करायचं, म्हणजे तुम्ही या थोडंसं का होईना थोडं या, कारण काही जणांचा संडे गेला बोंबलत हिंड्यात, आणि आम्ही आज पुन्हा तिथंच आहे। तर मी तुम्हाला सांगतो, पहिलेच क्लास ऑब्जेक्टिव्ह पर्यंत ही मधली लेन रिकामी होऊन जाते आणि सगळं पुन्हा रिलॅक्स। आता ह्यावेळी सुट्टीमुळे जरा गडबड झाली, आता लेक्चर झाली 8-10 दिवस तुमच्या इथं सीपीपीची, ती जागी व्हायला लागते सगळे। सीपीपीचा लेक्चर लावायला पाहिजे, आपल्याला क्लास लावला पाहिजे, काय करू। पहिलाच लेक्चर होता आमचा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दे हैव नथिंग टू डू विथ पॉइंटर, सी, लूप, स्विच केस, बच्चों को पता है कि नहीं पता, कोई लेना देना नहीं है। पहला लेक्चर पॉइंट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, 2 लेक्चर में क्लास एंड ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। You will see here. They take maximum 20 lectures of C to finish whole CPP. अख्खा CPP 20 लेक्चर मध्ये संपून जातो, 3 weeks। वेळ भी नसतो त्यांच्याकडे एवढा। आठवड्यात किती लेक्चर मिळतात त्यांना, काय तर 4 का 5 मिळतात, असे 3च महिने असतात ना तुमच्याकडे। मग ते महिन्यातले टोटल 10 लेक्चर जर धरून चालला तुम्ही, किंवा 15 लेक्चर, तरी ती 3-4 आठवड्यात संपून टाकतात सगळं। नंबरचं काय काय करायचं बी असते तुम्हाला, असाइनमेंट आहे, टेस्ट आहे, एक्झाम, बरंच काय काय असते, सो दे हॅव टाइम। क्लास एंड ऑब्जेक्ट 3 लेक्चर लई जाते, आपला 3 आठवडे जातो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दे फिनिश इन 3 लेक्चर्स ओनली। आपला सीपीटी चालतो 3 महिने, कॉलेजमध्ये संपतो 1 महिना, एवढून चालला 1 महिना, पीपीटी वाचायला वेळ नाही लागत। तुम्हाला सेव्हिडो प्रोजेक्ट लागलेले आहेत, पीपीटी वर कसं पायथन शिकवलं जातं कळलं असेल तुम्हाला, सेम प्रोसेस फॉलो केली जाते। सी, सीपीपी, डीएस सारखा सब्जेक्ट पीपीटी वर शिकवला जातो। जेव्हा प्रॉपर बोर्ड पाहिजे आपल्याकडे, प्रॉपर तुम्हाला दाखवलं पाहिजे कशी मेमरी तयार झाली, कुठनं कुठे गेला पॉइंटर, कसं डिस्ट्रॉय झालं, कशी लिंक झाली, कशी लिस्ट तयार झाली, हे पीपीटी वर दाखवलं जातं। पीपीटी तुम्हाला शेअर केली जाते, अँड देन गो टू द प्रॅक्टिकल डायरेक्टली। पहिलंच प्रॅक्टिकल होतं डेटा स्ट्रक्चरचं लिंक्ड लिस्ट। आपल्याला मग क्लास ऑब्जेक्ट माहित नाही, लिंक्ड डिस्कस करणार, मग 2-4 शनिवारी असतं तर त्यांना माहित असते, जे बिलॉंग टू कोणी असते तर त्यांना सुट्टीतच कळते हे केलं पाहिजे, नाही तर ज्यूज आहे आपला, ती तयार असते तर ती प्रॅक्टिकल करते, तर आपण काय करतो, पेन ड्राईव्ह मधनं कॉपी पेस्ट करतो की नाही करतो मला सांगा। इव्हन असाइनमेंट सुद्धा, ज्या प्रिंट वाल्या असाइनमेंट आहे त्या स्वतः करतोय का आपण, वर्षानुवर्षे चालत, आमच्यापासून चालत आलंय, तुमचं काय वेगळं। आम्ही रात्र मुक्काम केलाय कॉलेजमध्ये, अख्ख्या क्लासचे प्रिंट चौघांनी मारलेत आम्ही, 68 प्रिंटर आहे इथं, डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर। आता डॉट मॅट्रिक्सच आहेत का नसतील प्रिंटर तुम्हाला, आमच्या वेळी डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटवर प्रिंट मारायला कटाक रात्रभर चालू, सकाळी रात्री 10ला चालू आहे, सकाळी 10 पर्यंत सगळ्यांची असाइनमेंट कम्प्लीट।
लावून सॉर्ट करून फाडून सगळं रेडी. सगळ्यांची ती रोल नंबर नाव बदलून सगळं आम्हीच करायचो. मग त्या बदल्यात आम्हाला रात्रीचं जेवण मिळायचं, नाश्ता मिळायचा सकाळचा, रात्री कॉफी चहा असायचं. असाइनमेंट नव्हती एका रात्री. कुठेतरी कुणाच तरी नाव पडमाग घ्यायचं, पण ठीक आहे तेवढं चालतंय. चेक करणारे बी आमचीच माणसं, त्यांना प्रिंट मारायला हवी चेक करणार. वाचलं कळायचं की आपल्याला काही येतच नाही. पण ते एक्झामला गेल्यावरच कळतं आपल्याला खरंच काही येत नाही. तर आपलं तसं होऊ नाही कळतो. म्हणून जरा वेळीच जागे व्हा, असं मी तुम्हाला गेली 2 आठवडे झालं सांगतोय, पण तुम्ही काय जागो ना. चलो ठीक है. स्टार पीपीएफ प्लस आई अगर ग्रेटर देन 10 रहा तो फिर क्या करना होगा बताओ? फिर से एक बार क्या करेंगे, काउंटर प्लस प्लस, और ये काउंटर का डेटा टाइप क्या रहेगा? यस, इंट काउंटर इज इक्वल टू 0, और फिर सी आउट टोटल इज इक्वल टू काय मेसेज द्यायचा तो द्या, एंड देन काउंटर रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म हुआ. जमलंय का बघा बरं. डायग्राम आणि कोड. रन टाइम मेमोरी एलोकेट कैसे करनी है ये समझना जरूरी है. एलिमेंट्स कैसे एक्सेस हो रहे हैं ये समझना जरूरी है. बाकी जो लॉजिक वाला पार्ट है, फॉर के अंदर इफ क्यों लिखा, ये अगर नहीं समझ आएगा तो भी अभी तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. बट बाकी जो सिंटैक्टिकल चीजें हैं वो तो समझनी चाहिए. कळाले सगळ्यांना? ठीक है, ओके. लिखो आगे. एक मेन फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है. कंडीशन फिर से वही है, आपको खुद के वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने हैं. ओके, एंड वी हैव इंट स्टार पी. तो हमें अब यूजर से 2 इंटीजर्स लेने हैं. ओके, कितने इंटीजर लेंगे? 2. बघा बाबा नीट जरा लक्ष द्या, क्वेश्चन समजून घ्या. कंडिशन है डू नॉट डिक्लेअर युअर ओन वेरिएबल. ओके, दूसरी कंडीशन स्कैन 2 इंटीजर्स, प्रिंट देयर स्क्वायर्स. 2 इंटीजर स्कैन करके उनके स्क्वायर्स प्रिंट कर देने हैं. बस कर लो. पहले सोचो मेमोरी के बारे में. खुद के वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने हैं, 2 इंटीजर्स चाहिए, 2 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए, और फिर स्क्वायर बस प्रिंट कर देने हैं. दोनों चीजें. यस, ये इस वाले कोड में देख लो. लेफ्ट में जो कोड किया वो डिलीट ऑपरेटर यूज करके मेमोरी फ्री कर दो. जहां जहां न्यू ऑपरेटर यूज करोगे डिलीट यूज करके मेमोरी फ्री करनी पड़ेगी. ओके, चलो हो गए. ओके, तो क्या आएगा पहला स्टेटमेंट बताओ. p इक्वल टू न्यू इंट 2, एंड देन सी आउट वाला एक मैसेज दे दो यूजर को. सी आउट, देन सी इन. बोलो स्टार p प्लस 0 स्टार p प्लस 1. करेक्ट. पोस्टले का सगळे इथपर्यंत स्टार p प्लस 0 स्टार p प्लस 1, और फिर स्क्वायर प्रिंट करने हैं. सी आउट 0th एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट करते हैं, कैसे होगा? p प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय स्टार p प्लस 0, और फिर दूसरे सी आउट में फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर. बरोबर आहे का? कळाले सगळ्यांना? डन.
तो ये न्यू ऑपरेटर जो है, क्लियर हो गया? राइट, लिखो नीचे न्यू ऑपरेटर एट द एंड ऑफ द नोटबुक, एट द एंड ऑफ द नोटबुक, गो टू एंड ऑफ द नोटबुक। जो भी डिलीट ऑपरेटर यहाँ आ रहा है लिख लो। अभी थ्योरी लिखी हमने डिलीट की, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी आपको सही लगे। डिलीट ऑपरेटर की थ्योरी लिखो, याद नहीं आ रही तो पीछे पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, पढ़ो और लिखो। बस एक ही बार पढ़ना है, वन शॉट में लिख देना है। डिलीट ऑपरेटर, हो गया? डिलीट ऑपरेटर समझ गए? ओके, उसके नीचे न्यू ऑपरेटर की थ्योरी लिख लो। डिलीट के नीचे न्यू ऑपरेटर वाली थ्योरी लिख लो।
बघा झालं का न्यू ऑपरेटर क्लियर हो सबको समझ गए हो पॉइंटर अरिथमेटिक न्यू ऑपरेटर एंड डिलीट ऑपरेटर रन टाइम मेमोरी कंपाइल टाइम मेमोरी बहुत जरूरी है अगले 3 साल आप इसी के साथ काम करने वाले हो जब तक आप प्लेस नहीं होते और प्लेस होने के बाद भी रन टाइम मेमोरी के साथ काम करोगे बस वहां पॉइंटर्स नहीं होंगे रेफरेंसेस होंगे जिसके साथ आपको काम करना है समझ गए चलो फिर कल जो है एक प्रैक्टिकल होगा लैपटॉप लेकर आना है और अगर एब्सेंट रहे तो परसों लेक्चर के लिए नहीं आना है ओके फिर परसों का लेक्चर मिस करके उसके बाद आओ राइट चलो अब ये अपना उद्या प्रॅक्टिकलला भेटूया at 7:30 हा प्रेझेंटी उद्या घेऊया चला काय पाठीमागचे पियुष संकेत आणि हर्षवर्धन या मला जरा मला नोटबुक दाखवून जा गुरुदेव हा या तुमची नोटबुक जरा दाखवून जा मला सुमित